मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। उस फैसले से जो पुरानी कहावत चली आ रही है कि देर है अंधेर नहीं और सत्यमेव जयते, उस पर एक मुहर लगती है। मुहर लगने का कारण यह भी है कि अभी तक कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं जिनको लेकर के सेवानिवृत्त जजों ने और कुछ जूरिस्ट ने सवाल उठाए। जैसे अडानी के मामले में फैसला आया। आप जानते हैं कि अडानी का मामला काफ़ी विवादास्पद मामला रहा है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और सेबी जांच करने में काफ़ी देर कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेबी ही जांच करेगा। उसी तरीके से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो निर्णय सरकार ने लिया था 2019 में, उसके विरुद्ध बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। काफ़ी देर से उसका फैसला आया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के स्टैंड को मानते हुए 370 के हटाने के फैसले को तो खैर जस्टिफाई किया ही किया। इसके अलावा कहा कि चुनाव कराएं और सरकार ने कहा था कि हम यूनियन टेरिटरी को राज्य के रूप में पुनः बहाल कर देंगे, तो मान लिया कि ऐसा करेंगे और इस प्रकार फैसला दिया। तो इन दोनों फैसलों के बारे में काफ़ी तरह की बातें होती रही। लेकिन अभी जो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच ने फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है। गोदी मीडिया को छोड़ दे, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर चुप रहेगा। मैंने कोशिश की कुछ देखने की, हालांकि मैं गोदी मीडिया देखता नहीं, लेकिन तथ्यों को जानने के बारे में तो मैंने देखा कि अधिकांश चुप थे और वे अन्य विषयों पर, जिसमें मालदीव भी बड़ा प्रमुख है, उसमें भी चर्चा कर रहे थे। इस विषय को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। आप सभी में कुछ संवेदनशीलता जरूर बची होगी, मैं मान के चलता हूँ, इसीलिए मैं अपना प्रोग्राम भी बनाता हूँ उन संवेदनशील लोगों के लिए जो मानवता के बारे में सोचते हैं। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था गुजरात दंगे में 2002 में, और ये सामूहिक बलात्कार था। उनके परिवार के 7 लोगों के, जिसमें निरीह बच्चे भी शामिल थे, मार डाला गया था। गुजरात में उनका मुकदमा शुरू हुआ। कहा जाता है कि ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था और ये डर था कि शायद गुजरात में जो सरकार है या सरकार उस समय थी, उसके कारण न्याय प्रक्रिया में भी बाधा डाली जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस मुकदमे को महाराष्ट्र में भेजा गया था, महाराष्ट्र के न्यायालय में भेजा गया था। और अंततोगत्वा जो 11 लोग आरोपी थे, उन्हें दोषी पाते हुए हाई कोर्ट के स्तर से आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई और वे गुजरात की जेल में आ गए। आप में से जिन लोगों ने अखबारों को देखा होगा उनको जानकारी है, जो नहीं देखे होंगे उनको जानकारी नहीं है कि इन 11 लोगों को बार बार गुजरात सरकार पेरोल पर छोड़ती रही। जैसे अभी बाबा राम रहीम को छोड़ा जा रहा है और कोई अब सवाल उठा नहीं सकते, उसी प्रकार से इनको छोड़ा जाता रहा। 2022 के मई महीने में उनमें से एक आरोपी या एक दोष सिद्ध व्यक्ति, कन्विक्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि जो रेमिशन पॉलिसी है, जो सजा में छूट की नीति है गुजरात सरकार की, 1992 में बनी थी, उसके अंतर्गत हमने अपनी सज़ा पूरी कर ली 14 साल। आजीवन कारावास में उनका कहना था कि 20 साल की सज़ा होती है। हालांकि कई बार लिखा जाता है जीवन कारावास में कि
जब तक उनकी सांस चल रही हो तब तक के लिए होनी चाहिए, बट इसमें शायद ऐसा नहीं लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने फैसला किया कि इन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि संभवतया गुजरात सरकार का उस समय कहना था कि, या अन्य लोगों का भी कहना था कि चूंकि फैसला इनकी सज़ा के बिंदु पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट में आया था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ही सक्षम सरकार है। लेकिन जस्टिस रस्तोगी साहब ने मान लिया था कि नहीं, गुजरात सरकार सक्षम है, और जो 2002 के पहले की नीति थी छोड़ने की 1992 वाली, वही लागू होगा। किंतु इसका मतलब कतई यह नहीं था कि आप केस बाय केस पर विचार करके और उसकी प्रकृति के बारे में, जो कन्विक्ट्स हैं, जो दोषसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों पर विचार किए बिना आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका था और लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त को भाषण हो रहा था, जिसमें नारियों की सुरक्षा की बात भी उन्होंने कही, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही, इसमें यह भी शामिल था। गुजरात सरकार ने उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को जो सजा मिली थी, उसमें छूट दे करके 11 लोगों को छोड़ दिया। आप में से जिन लोगों ने अखबार और टेलीविज़न देखे होंगे, कुछ टेलीविज़न चैनलों पर जरूर आया होगा, कई लोगों की आत्मा अभी तक बची हुई थी, ये बची हुई है, कि जब वो जेल से निकले तो लगता था गोया वे आज़ादी के दीवाने थे, और वो अंग्रेज सरकार ने जेल से छोड़ा था, उनको माला पहनाया गया। किसने माला पहनाया? स्त्रियों ने माला पहनाया। कहते हैं कि वो एक खास ग्रुप से जुड़ी हुई थी, आप सभी जानते थे, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। उन स्त्रियों ने एक स्त्री के बलात्कार करने वाले दोषी व्यक्तियों के रिहाई पे उन्हें माला पहनाया, मिठाइयाँ खिलाई गई। सब देख करके जिनके पास भी देश में संवेदना थी वे दहल उठे कि तो अंधेर नगरी में ऐसा नहीं होता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें भी शायद ऐसा नहीं होता होगा कि बलात्कार और कत्ल के जुर्म में सजा पाए लोगों को अगर सरकार ने छोड़ा है तो उनको माला पहनाया जाए, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाए, जश्न मनाया जाए। और उन सबके चेहरे ऐसे थे कि लगता था कि वास्तव में क्रांतिकारी लोग हैं और छूट करके आए हैं। हद तो तब हो गई जब अपने को सनातनी कहने वाले एक दल विशेष के व्यक्ति ने, जो शायद सुनते हैं कि मंत्री थे अथवा जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण हैं, संस्कारी ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी अंदाज लगाइए कि सनातन धर्म इस तरह की बात कहने की अनुमति देता है क्या? चाहे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है, वहाँ पर सनातन धर्म का नाम लेकर के ऐसी बातें आप कह सकते हैं? एक कहावत है, मुहावरा है कि या तो आप अपने बुद्धि को बेच खाया है, अपनी अक्ल को बेच खाया है, या अक्ल घास चरने चली गई है। लेकिन ये बातें भी कही गई और जब थोड़ा हल्ला हुआ तो ज्ञात हुआ कि इसमें गुजरात सरकार अकेले दोषी नहीं है छोड़ने में, या उसका फैसला अकेले नहीं है, केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दी थी, इस प्रकार से छूटा था। कुछ लोगों ने, सुहासिनी अली इसमें शामिल हैं, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा शामिल हैं, उसमें महुआ मोहित्रा जो टीएमसी की तत्कालीन एमपी हुआ करती थी, अब तो उनका एमपी छीन लिया गया है, वे थी, और भी लोग थे। सवाल उठा गुजरात सरकार ने कि इनकी लोकस स्टैंडाई क्या है, ये थोड़े विक्टिम हैं, और डर रही थी बेचारी बिल्किस बानो इन आतताइयों के जेल से छोड़े जाने पर। उसके पहले भी जब ये आते थे पैरोल पर बाहर, तो कहा जाता है कि वो महिला डर जाते, उसके परिवार के लोग डर जाते थे, क्योंकि ये संभवतया अपने
गुर्गों के द्वारा इनके ऊपर बोलियां बोलते होंगे, धमकियां देते होंगे, खुद भी देते होंगे, कौन जानता है। यानी बदले नहीं थे, ये वही लोग थे जो दंगे में सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए थे, हत्या के दोषी पाए गए थे, बदले नहीं थे। फिर बिल्किस बानो भी कोर्ट में आई और भयानक मामला तो ये हुआ कि चाहे केंद्र सरकार के वकील हों, चाहे राज्य सरकार के वकील हों, सबने छोड़ने को जस्टिफाई करना शुरू किया और कहा कि बेचारे जेल में इतने लंबे साल से थे, बेचारे। अरे बेचारे तुम हो या दरिंदे तुम हो भाई, हो सकता है कि तुम निर्दोष भी होगे, उसमें से कुछ निर्दोष हो सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आपको दोष सिद्ध मानते हुए सजा दी गई थी। वैसी दशा में आपको दोषी ही माना जा सकता है, निर्दोष तो माना नहीं जा सकता। आप कोई स्वतंत्रता सेनानी तो थे नहीं, आप तो दंगाई लोग थे। तो कोई महिला अपने बलात्कारियों को न पहचानती होगी, न चिन्ह पाए, न पहचान पाए, संभव होता है क्या? हत्यारों को न पहचान पाए, जिसके परिवार के लोगों को मार दिया गया। जस्टिस के एम जोसेफ पहले जस्टिस नागरत्ना के साथ थे, रिटायर हुए थे दिसंबर में। उन्होंने कागज मांगा कि जो रिहाई की फाइलें लाइए, ये कहा गया कि फाइलें मिल ही नहीं रही हैं और डिले किया गया। और यही नहीं, जब नोटिस जाती थी कोर्ट की, वकील ले लेते थे, किंतु वो नोटिस तामीला नहीं हो पाता था। मैं प्रशासन में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सीआरपीसी और सीपीसी के तमाम प्रावधानों के बावजूद अगर सत्ता नहीं चाहे तो नोटिस तामीला कैसे होगा। और सत्ता क्यों नहीं चाहती थी, ये आप खुद सोचें। मैं इस पर कोई प्रकाश डालने की स्थिति में अपने को नहीं पाता। क्यों सत्ता नहीं चाहती? कुछ लोगों को बचाने की नीयत से, दंगाइयों को बचाने की नीयत से प्रोग्राम कहते हैं, कुछ लोग यहाँ प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम मतलब जिनोसाइड हुआ था, एक खास समुदाय के लोगों को मार डालने का। और इस समुदाय के लोग भी बहुत कुछ अपराधिक किस्म के लोगों ने भी कोई खास ऐसा काम नहीं किया था जिससे इनको महिमा मंडित किया जा सके, उसमें कुछ लोगों ने किया था। लेकिन दंगे में तो होता ही है कि दोषी के साथ साथ, दोषी तो नहीं पकड़ा जाता, दोषी तो भाग जाता है, निर्दोषों के साथ कार्रवाई होती है। निर्दोष बिल्किस बानो और अन्य लोगों के साथ कार्रवाई हुई, तो उनके लिए फाइल नहीं मिल रही थी, उनको नोटिस तामीला नहीं हो रही थी। जस्टिस जोसेफ रिटायर कर गए, जस्टिस भूया ने उनका स्थान लिया। और खुशी है कि 8 जनवरी को जो फैसला आया, उस फैसले ने कहा कि गुजरात सरकार को अधिकार नहीं था, महाराष्ट्र सरकार को अधिकार है, क्योंकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ही सजा को 11 लोगों की सजा को आजीवन कारावास में बदला था, इसलिए निरस्त कर दिया। और जो मई 2022 में जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने फैसला किया था, जिस फैसले का लाभ उठा करके गुजरात सरकार को ये सब करने का और केंद्र सरकार को सहमति देने का मौका मिला, कोर्ट ने कहा कि वो फैसला गलत था। उस फैसले को फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया था, धोखाधड़ी करके ऑब्टेन किया गया था, कड़ी टिप्पणी की है। इसलिए मैंने कहा कि देर हुई लेकिन अंधेर नहीं हुआ। इसलिए भी कहा जाता अंग्रेजी में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, शुड सीम टू बी डन। बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, लगता है कि हाँ न्याय हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया की चुप्पी को देख के लगता है कि बहुत सारे लोग इससे दुखी हैं, इस बात से खुश थे कि बिल्किस बानो जैसों के साथ बलात्कार किया जाना चाहिए, इस बात से प्रसन्न थे कि बिल्किस बानो जैसों के परिवार का कत्ल कर देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं बहुत ही कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जिनकी संवेदना खत्म हो गई, जो जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, गलत और सही का भेद मिट गया है। तो ऐसे लोग तो दुखी होंगे। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी उसी तरह की सरकार है,
जैसे गुजरात में सरकार थी डबल इंजन। क्या ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र सरकार भी कोई रिमिशन पॉलिसी ऐसा बना चुकी हो कि ऐसे आताइयों को छोड़ा जा सकता हो? ये सवाल उठ रहे हैं। अब इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सिविल सोसाइटी को दबाव बनाने की आवश्यकता होगी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये लोग सजा की अपनी अवधि पूरी करें। और यह भी जरूरी होगा कि बिल्किस बानो को सुरक्षा दी जाए, बिल्किस बानो उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसका पुनर्वास किया जाए। शायद कोर्ट ने बात कही है। तो मित्रों, आप स्वयं विचार करें कि देर है अंधेर नहीं, बात तो लागू हुई। क्या ये परंपरा आगे भी चलेगी या देर होती रहेगी, अंधेर होता रहेगा? अंधेरा काफ़ी फैला हुआ है, नफरत का अंधेरा फैला हुआ है। इस नफरत के अंधेरे में मैं मानता हूं कि फैसला कंदील की रोशनी की तरह है, सूरज की रोशनी इसको बनना चाहिए। ऐसा हम सबकी सदिक्षा होनी चाहिए। और अगर हम सबकी सदिक्षा होगी कि न्याय, जस्टिस, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला बिंदु है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिले, बिना देर किए सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।